साथियों, उत्कर्ष क्लासेस के हम हिंदी शिक्षण विधियों के एमसीक्यू देख रहे हैं। 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। संपूर्ण शिक्षण विधियों को कवर करने वाले ये क्वेश्चन हैं, उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार किए गए। कल इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, यानी 110 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2024-25 शिक्षण विधियाँ नाम से, जिसमें पर्यावरण अध्ययन की उत्कर्ष क्लासेस की शिक्षण विधियाँ और गणित की शिक्षण विधियाँ रीट लेवल 1 और सेकंड दोनों के लिए, और पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 वालों के लिए। तो ये शिक्षण विधियाँ अपलोड हो चुकी हैं। आज ये हिंदी की शिक्षण विधियों का पार्ट 2 है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए 111 क्वेश्चन, 111वां सवाल है, पूछ रहा है किस विधि या प्रणाली में शिक्षक है वो कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक तो कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है, यानी कथा का वाचन करता है और साथ में प्रसंग की व्याख्या भी करता है। तो वो कौन सी विधि होगी? वो होगी मित्रों ऑप्शन सी, वो होगी व्यास प्रणाली। व्यास जी थे, वेद व्यास जी थे, वो कथावाचक ही करते थे, तो व्यास प्रणाली या विधि है वो कथावाचन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हिंदी शिक्षण विद्या रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है हिंदी लैंग्वेज से, तो आप दोनों जरूर देखिएगा, लेवल 1 वाले भी और रीट लेवल 2 वाले भी। 112 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो खंडान्वय प्रणाली है उसमें भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। खंडान्वय प्रणाली जो पद्य शिक्षण की ये प्रणाली है, तो उसमें भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा होता है, ये सवाल है। उसमें भावों का स्पष्टीकरण होगा प्रश्नोत्तर द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शासन प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। किस पर भाषा शासन प्रणाली में विशेष महत्व मिलता है? वो मिलता है व्यवहारिक ज्ञान पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, अमनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक प्रणाली। मित्रों आपको कमेंट में बताना है कि पाठ्यपुस्तक प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, 115 सवाल है, पठन आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी है? पठन का आरंभ करना है, उसकी योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी होगी, ये सवाल है। तो वो विधि है ऑप्शन डी, देखो और कहो विधि, यानी देखना है और कहना है। पठन आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक इंटरेस्ट वाली ये विधि होगी। 116वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है वो है व्याख्यान विधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 117वां क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, वो विधि है ऑप्शन सी, आगमन विधि है, यानी विशिष्ट इसमें मित्रों उदाहरण है, ये ध्यान रखना, और सामान्य है वो है इसमें नियम, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली यह विधि है। नेक्स्ट 118वां क्वेश्चन है, जो रसा स्वादन विधि है उसका प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है, किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक स्तर पर। 119वां क्वेश्चन है, रसा स्वादन विधि आधारित है, किस पर आधारित है? रस पर आधारित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन, 120वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये वाचन से पूर्व लेखन, यानी पढ़ना बाद में उससे पहले लिखना है, ये कहने वाले कौन थे? ये ऑप्शन ए मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी ने क्रम बदला है, LSRW जो सही क्रम चलता है भाषा कौशल का, उसमें इन्होंने LSWR कर दिया, यानी पहले लेखन ले आए फिर बाद में रीडिंग ले आए। तो ऐसा LSWR सूत्र है वो मॉन्टेसरी का है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट 121 क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कौन सी विधि देंगे तब रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी? ऑप्शन बी, निगमन विधि में, यानी नियम पहले बताते हैं तो नियम रट लेते हैं छात्र, इसके उस प्रवृत्ति रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। 122वां क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती हैं जिससे वह भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? उत्तम लेखक हैं उनकी रचनाएं पहले पढ़वाई जाती है, तो वो विधि है ऑप्शन डी, भाषा सशरण विधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123वां सवाल है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त पद्धति है, ये सभी पद्धतियां हैं, प्रदर्शन विधि भी है, आगमन निगमन है और हर्बटीय विधि भी है। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आत्मीकरण यानी हमने धारण कर लिया है, उसके बाद उसके अर्थ ग्रहण करना है, तो कौन सी विधि काम में कौन सा वाचन उपयुक्त होगा? ऑप्शन सी, मौन वाचन उपयुक्त होगा। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन है, मौन वाचन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन है। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य है अर्थ ग्रहण और तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना। पहले अर्थ को ग्रहण करना और फिर तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता पैदा करना। 126वां क्वेश्चन, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन बी होगा सही, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। 127वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा सीखें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करने के लिए। 128वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, यह उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना और संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, लेकिन सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना यह उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट 129, नेक्स्ट सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, अध्यापक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, मूल्यांकन केंद्रित या निष्पादन केंद्रित? अच्छा क्वेश्चन है। 129 का सही होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ये छात्र केंद्रित है। सतत समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन एक भाग है, तो दूसरा कौन सा भाग होगा? सही होगा इसका ऑप्शन डी, सारांशात्मक मूल्यांकन एक भाग है तो दूसरा इसका भाग होगा वो होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 131 क्वेश्चन है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी उन्होंने बड़ी मात्रा को छोटी कर दी, तो आप क्या करोगे? आपको करना है उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द को लिखना है सही शुद्ध, और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। 132 क्वेश्चन, तमिल भाषी सुएल है वो प्राय भजन को भजन कहता है, तो भाषा के शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे? भजन को भजन कह रहे हैं तो आप क्या करोगे? तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनि से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 133वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को सीखने में कमी रह जाती है तो उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? नैदानिक और उपचारात्मक जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है, ऑप्शन सी, छात्र की कमजोरियों का पता लगाकर सुधार करना। उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है
छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। एक 136 का सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 137वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन्हें है? कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। शैक्षणिक निदान का उद्देश्य क्या है? उपचारित शिक्षण करना, यानी पहले कमजोरी का पता करना वो निदान है, उस कमजोरी का उपचार करना वो है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। जो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षा में करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षा तक होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है? नैदानिक जांच है वो किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है, ये सवाल है। इन सभी हेतु सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? कमजोरी के कारण और अधिगम की कठिनाई, उनके कारणों की जानकारी किसके माध्यम से होगी, ये सवाल है। आपको सब पर गौर करना है, वो होगा निदानात्मक परीक्षण द्वारा, यानी कमजोरी का पता लगा रहे हैं। निम्न में से सही क्रम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही क्रम क्या है? 143 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल आने लायक सवाल है। ऑप्शन डी है, पहले निष्पत्ति परीक्षण यानी उपलब्धि परीक्षण होगी। निष्पत्ति या इसका नाम दूसरा उपलब्धि परीक्षण है, यानी छात्रों ने क्या उपलब्धि हासिल की है वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें कोई कमजोरी रह गई उपलब्धि परीक्षण, मानो कि 50 अंकों का हिंदी का टेस्ट हुआ, 50 अंकों का, 50 में से कोई बच्चा 20 मार्क्स से ला पाता है, 20 नंबर ही ले आया है, तो उसके बाकी के 30 सवाल क्यों नहीं आए, उन्होंने राइट क्यों नहीं किए, उस कमजोरी का पता लगाना है कि कमजोरी कहाँ रह गई, वो निदानात्मक परीक्षण होगा। फिर उसके बाद उस कमजोरी को दूर करना है तो उपचार होगा, उपचारात्मक शिक्षण। ये दोनों जो शब्द है निदानात्मक और उपचारात्मक, ये चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किए हुए शब्द है। तो निदान यानी डॉक्टर होता है, डॉक्टर पहले कमजोरी का पता लगाता है, यानी बीमारी क्या है, बीमारी का पहले तो पता लगाए, फिर उसके उपचार हेतु वो टैबलेट वगैरह देगा, तो फिर बाद में उपचार होगा। तो यही उसी प्रकार भाषा शिक्षण भी इसी प्रकार का होता है, पहले उपलब्धि यानी कहाँ तक बच्चा क्या क्या सीखा है, फिर उसके बाद बच्चे में कमजोरी कहाँ रह गई उसका पता, और फिर उस कमजोरी को दूर करना, वो उपचार। तो इस प्रकार ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, बालक का हिंदी भाषा पठन कौशल संबंधी दोष है, इनमें से कौन सा दोष है? डी सही होगा, ये सभी दोष है। विराम चिन्हों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, पढ़ते समय उचित स्वर्गात का प्रयोग भी नहीं करता है, शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है, तो ये संबंधी दोष है भाषा पठन कौशल संबंधी, पढ़ने में कठिनाई उसको महसूस हो रही है। 145 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम रिक्त स्थान ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए मातृभाषा, और वर्तमान जो नई शिक्षा नीति यानी 2020 है वो मातृभाषा ही में ही शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देने की सिद्धांत लेकर आई है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनने की बात पर अपनी टिप्पणी देना। 147 क्वेश्चन है। मित्रों, जो सवाल ऑप्शन के अनुसार आपको उस सवालों के आंसर बताने हैं, ऑप्शन में क्या है क्या नहीं, उस आधार पर यह सवाल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, 1 से 8 तक की बात कर रहा है, सर्वोपरि उद्देश्य भाषा शिक्षण का है, ऑप्शन बी
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। 148 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं है, ये सवाल है ऑप्शन बी। कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, ये नहीं होगा। 149 क्वेश्चन है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना है, ये सब है वो है भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 150वां क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, ये किसका प्रयोग दर्शाते हैं? तो ये संदर्भ की समझ नहीं है। 151, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति सही नहीं है, ऑप्शन ए। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये सही नहीं है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था भी है और भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौखिक प्राथमिक रूप है भाषा का, वो मौखिक होगा, डी करेक्ट। 153 क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात है, यानी भाषा अर्जन तंत्र है, LAD है बच्चों के पास। तो हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन डी आएगा, विविध भाषा प्रयोगों में परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। 154 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जो शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, शुरुआती भाषा विकास में परिवार में होने वाली जो परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत है वो सर्वाधिक योगदान देती है, ऑप्शन सी। इसलिए बातचीत है वो गुणवत्तापूर्ण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? समृद्ध भाषा परिवेश पर। भाषा परिवेश अच्छा होगा तो बच्चों का भाषाई विकास है वो सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। नेक्स्ट 158 क्वेश्चन है, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, तो नीना ऐसा क्यों करती हैं? नीना ऐसा इसलिए करती हैं कि बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह क्या करें? विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का सबदस्त अनुवाद कर सके, इसलिए शिक्षक को बहुभाषिक होना चाहिए। बहुभाषिकता यानी अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी बहुत सारी भाषाओं को सीखना, वो बहुभाषिकता होगा। 160 का सही होगा, ऑप्शन ए। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। 161 क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर जैसा समाज के वातावरण से रिक्त स्थान अर्जित करता है, क्या अर्जित करता है? समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है। अगला सवाल है, भाषा की कुशलता संभव है, भाषा की कुशलता किससे संभव है? अधिक से अधिक भाषा के प्रयोग से। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण कारक है समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा नहीं सीखी जाती? प्राथमिक स्तर भाषा किस उद्देश्य के लिए नहीं सीखी जाती, ये सवाल है। भाषा का व्याकरण सीखना ये प्राथमिक स्तर पर नहीं होता। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, मन की बात कहना सुनना, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। श्रवण के आधार पर भाषा के भेद कितने हैं? मधुर भाषा, कर्कश भाषा। श्रवण कौशल का संबंध किससे है? कान से। गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? गद्य का ऐसा पाठ जिसमें मौन वाचन हम कर ही नहीं सकते, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। समाज में, समाज में मौन वाचन नहीं होता है, क्योंकि समाज तो अकेले नहीं कर सकते, सामने वाले से करेंगे तो मौन वाचन कैसे होगा, अनुपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? प्रतीकों में ध्वनियों को लिपिबद्ध करना है और भाषा को स्थायित्व प्रदान करना है, तो वो होगा मित्रों लेखन विधि। नेक्स्ट है 69, वाचन कौशल का उद्देश्य। वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है? ये सभी उद्देश्य हैं। केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग भी है, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बालकों में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो ये 3 टारगेट होंगे वाचन कौशल के। निम्न में से वाचन कौशल की विधि कौन सी नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। वाचन कौशल की विधि नहीं है, ये सवाल है। ऑप्शन डी, विदेहात्मक विधि नहीं है। वाचन कौशल की विधियों में वर्णमाला भी है, ध्वन्यात्मक है, अक्षरबोध है। समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? समस्या हल करना का कौशल का विकसित करना है तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ये सवाल है। छात्रों को निर्देशात्मक संकेत नहीं देना चाहिए, बाकी छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है, समस्या को विभिन्न प्रकार को डिजाइन भी करना है और संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना। 172 क्वेश्चन है, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? लेखन में अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है? 172 का सही होगा ऑप्शन ए, केवल वर्तनी। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित सदन का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। 173 का सही ऑप्शन बी, संप्रेषण। इन भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर ही नहीं है, बल्कि ये हमारी जो विचार होते हैं, सोच होती है, उनको भी ये निर्मित करती है। 74 क्वेश्चन है, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? कहानी सुनना ये केवल मौखिक है। सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण माना जाएगा। रूपरेखा अनुकरण विधि किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपरेखा अनुकरण विधि है वो है ऑप्शन ए आएगा, ये लेखन कौशल की विधि होगी। श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये रूप है, किसका रूप है? सही होगा ऑप्शन बी, ये केवल मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। बोलने के आवश्यक तत्व है, बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं, सही होगा ऑप्शन सी, भाव और उच्चार। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? इन सभी द्वारा करते हैं, बोलकर भी, सुनकर भी और लिखकर भी। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल इनमें से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? ये सभी है, केवल भाषण है, वार्तालाप है, सत्संग है। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, कौन सा कौशल भाषा प्रकार का नहीं है? संचार है, वो नहीं है। लेखन, श्रवण और वाचन ये भाषा कौशल है। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? ये सवाल आ सकता है, इजी सवाल है, 4 है। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि क्या होगा? ये सभी यानी केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त करेंगे। भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास होगा, स्वरों का आरोह अवरोह और बाल घातों को समझ सकेंगे। भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं, क्या हैं? ये सभी है, पढ़ना, लिखना, समझना।
185 क्वेश्चन है कि जो बच्चा है जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सोचता भी है। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है सुनने और बोलने में। सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुलेख से तात्पर्य बताना आपको। सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सभी करना चाहिए। विभिन्न घटनाओं को भी सुनाना चाहिए, कविता भी सुनाना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए। भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम आपको बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के बारे में सही कथन है भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गहन अर्थ ग्रहण करना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होगा गहन अर्थ ग्रहण करना। निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? पठन का प्रकार नहीं है कौन सा? अर्थ पठन नहीं है। स्वस्वर पठन भी होता है, मौन पठन भी होता है, द्रुत पठन भी होता है। भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहला जो सुनने पर बाकी सभी है वो कौशल का विकास होगा। पहले सुनेंगे तो ऑप्शन डी आधारभूत कौशल है या सर्वप्रथम कौशल है वो सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? आपको सर्वाधिक मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करने पर महत्व देना है। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास रिक्त स्थान की मदद से किया जा सकता है। ऑप्शन बी लोक संगीत की मदद से सुनने की कला का विकास हो सकता है। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी इनमें से क्या है? सुलेख है। लेखन कौशल विकास कम प्रभावी। चित्रांकन, मन की बात लिखने, घटनाओं दृश्यों का लिखित पढ़ना, यह प्रभावी बात है। 198 क्वेश्चन है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही होगा ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये सही कथन है। 199 क्वेश्चन है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की पठन कुशलता का विकास करना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। 200वां क्वेश्चन है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कौशल के विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है 200 का सही होगा ऑप्शन सी कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन सबसे कम महत्वपूर्ण है। 201वां क्वेश्चन है। लिखना है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। 202वां क्वेश्चन है। कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए घर, परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव है वो लेकर विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से ही और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। किसके लिए हो? ऑप्शन डी होगा। यानी कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो ऑप्शन इसका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 क्वेश्चन है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सवाल है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का एक उत्तम साधन है। किसका? ऑप्शन बी
भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी सही होगा, अनुकरण पर। व्यवहारवादी अनुकरण पर बल देता है। अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट 207वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम पढ़ने सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? मुश्किल पैदा नहीं करता कौन सा नियम? चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना, ये मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता होती है कक्षा में, वो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। 209वां क्वेश्चन है, कलिका है हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? कलिका बोल नहीं पाती, अटक रही है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित। 210वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के संबंध में उचित कथन नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, उचित नहीं है। 211वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी सही नहीं है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये सही नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं दिया जाता। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। 213 क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा है तो आपको महत्व कम देना है, कौन सी बात पर? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पर कम महत्व देना, बाकी कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण रखना है। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति आपको संवेदनशीलता दर्शानी है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान जो समानता और अंतर है उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। नासिर आय पढ़ते समय अनेक बार अटकती है तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या मुख्यतः रिक्त स्थान से संबंधित है, यानी पढ़ने में कठिनाई, वो क्या कहलाएगा? पढ़ने में कठिनाई पैदा हो तो वो कहलाएगी ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी ये बीमारी है, रीडिंग संबंधी बीमारी है डिसलेक्सिया। 215 क्वेश्चन, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, तो उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो उसके समस्या रिक्त स्थान संबंधित है, यानी लिखने में कठिनाई किससे, वो कौन क्या कहलाएगा? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में 2018 में ये सवाल आया था, वो भी साइकोलॉजी में यह सवाल आया था। 215 क्वेश्चन है, 215 का राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी, वो डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित है, दृष्टिबाधिता देखने संबंधी है, और डिस्कैलकुलिया है वो गणित संबंधी भी, ये कठिनाई है, गणित संबंधित है, सही हिसाब नहीं लगा पाते हैं। तो ये 215 क्वेश्चन हमने देखे इस पार्ट में। हिंदी शिक्षण विधियों के उत्कर्ष क्लासेस के MCQ पार्ट 2 आज देखा। नेक्स्ट पार्ट 3 होगा, फिर आगे के क्वेश्चन 500 के क्वेश्चन है मित्रों, तो क्लास है थोड़ी डिवाइडेड होगी, तो आपको इस क्लास से जुड़े रहना है। और आपको इसकी PDF मैं अंत में अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, और मित्रों हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।